हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आपका ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में अभी जो आज नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो होती है, एटलीस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी, और उसके साथ साथ देखेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की जानकारी होनी चाहिए। एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, नहीं भी है तो एक बार कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले वही बताऊंगा क्योंकि उसका यूज बहुत ज़्यादा आज मैं करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को याद भी होगा वैसे, सबसे पहले देखेंगे तो हाइड्रोजन होता है, देन हीलियम, मतलब पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा देखेंगे लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10 नियोन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 11 नंबर पे देखेंगे तो सोडियम है, 12 नंबर पे मैग्नीशियम है और 13 नंबर पे एल्यूमिनियम है, 14 नंबर पे सिलिकॉन है, 15 पे फास्फोरस मिलेगा, 16 पे सल्फर, 17वें नंबर पे क्लोरीन और 18 नंबर पे आर्गन, 19 नंबर पे पोटेशियम और 20वें नंबर पे होगा कैल्शियम। ठीक, तो आपको ये सीरियली जो लिखा हुआ परमाणु संख्या है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान आप कैसे याद करोगे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो भी इवन नंबर है इंटू 2 कर दें, जो भी आएगा वो आपका एटॉमिक मास कहलाएगा, और जो ऑड नंबर है इंटू 2 + 1 कर दे तो जो आएगा वो आपका एटॉमिक मास आएगा। हाइड्रोजन का 1 ही होगा। हीलियम के साथ देखेंगे 2 × 2 करोगे 4, लिथियम के साथ क्या होगा 3, मतलब 7, 8, 11, 12, 14 और एक 15 होना चाहिए। ऑक्सीजन 16, 18, 19, 20, इस तरह से 22 और 21, 24, एल्युमिनियम 13, 26, 27, 14, 28, 15, 30। सल्फर के साथ अगर आप देखेंगे तो सल्फर 16, 32। क्लोरीन के साथ देखेंगे तो ये होगा 35.5 पहला स्टार। आर्गन के साथ देखेंगे 18 दूना सीधा हो जाएगा 36 दूसरा स्टार। पोटेशियम के साथ 19 दूना 38 और एक जोड़ेंगे 39 और ये होगा 40। देखिए, 4 इसमें से आपको इतने में सिर्फ दिमाग लगा के याद रखना है, बाकी सब आपको याद रहेगा। कौन कौन सा? एक होता है बेरिलियम। बेरिलियम का ये जो 8 लिखा हूँ, काट करके मैं यहाँ 9 लिखता हूँ। अगला आपको याद रखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे 15 नहीं होगा, मतलब जो यहाँ 15 आपका लिखा हुआ है उसको आप कट कीजिए, ये 14 होगा। तो एक स्टार ये हुआ, एक स्टार ये हुआ और 2 ये हुआ। सिर्फ इन चारों में थोड़ा चेंजेस है, बाकी जैसा मैं आपको सिखाया बिल्कुल उस फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करूँगा आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, तो एटलीस्ट 20 तक आपको थ्रू आउट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, क्या मैं आपको समझा पाया जो मैं कहना चाहता हूँ? आपको एक बात पता होगा, किसी भी चीज़ को अगर कहीं भी लिखते हैं तो जैसे आप देखते होंगे, अगर कोई एलिमेंट्स इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो लिखते हो परमाणु संख्या होता है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे अगर इस फॉर्मेट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे आप सोडियम देखते होंगे लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखते होंगे सोडियम 11 और यहाँ लिखा रहता है 23। ठीक, तो ये जो रहता है वो परमाणु संख्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर है, लेकिन 23 क्या है? एटॉमिक मास है। ये बात समझ में आ गया होगा। अगली बात अब देखिए, टॉपिक की जो मैं आज शुरुआत करने वाला हूं वो कहां से होगा? वो होगा परमाणु एवं अणु। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा, बाकी सब हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगर मैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाया होगा तो उस समय भी आपको मैं एक बात बताया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट होती है। इसका मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो आप सृजन कर सकते हैं ना ही द्रव्यमान को आप समाप्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्त, जो मैं अभी आपको सिखा रहा था कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रखेंगे, तो कार्बन 6 नंबर पे 6 दूना 12, ऑक्सीजन 8 नंबर पे 8 दूना 16। ठीक है, तो देखिए
16 एक बार है या 2 है ये, इसका मतलब इंटू आप 2 करोगे ना दोस्त, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, कार्बन का यहाँ पे देखिए टोटल करके 44 आएगा, जो इसका आपने एडिशन किया। लेकिन इसको जरा चेक करके देख लीजिए, कार्बन एक है 12 प्लस 2 गुना 16, ठीक है, इजिकल टू कितना होगा 44। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। तो हुआ ना द्रव्यमान संरक्षण मेरे दोस्त, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखा हूं मैं, स्थिर अनुपात का नियम, या इसी को कई बार निश्चित अनुपात का नियम भी बोलकर पूछ लिया जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसको आप समझिए, यौगिक 2 या 2 से, देखिए कभी भी कंपाउंड बना हुआ होता है तो आपको क्या पता होता है, जैसे मैं बताता हूँ, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। कल भी आपको समझा रहा था कि कोई भी कंपाउंड होगा तो जनरली 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब आप इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे। दूसरी जो पॉइंट होगा इसमें वो क्या है, इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। देखिए कोई भी कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने वाटर लिया है, तो वाटर कहीं से भी ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर से ले लो या कन्याकुमारी से ले लो, मतलब भारत के किसी कोने से आप ले लो, जल का अनुपात हमेशा अगर देखेंगे H2O अगर लिखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, चूंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन हाइड्रोजन का अगर मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 2 2, और इसका ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन का 16। लेकिन इसका अगर रेशियो लेंगे दोस्तों 1:2 क्या होगा 8। और किसी भी भारत में क्या, किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ये हमेशा रेशियो 1:8 होगा। यही कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम, इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का सारा जो रेशियो होगा समान होगा, फिर वो आप कहीं से क्यों ना ऑप्ट करें। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं H2O लिया था, अभी समझा भी दिया कि H2O इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा 1:8 पे होगा ऑलवेज और एनीवेयर। एग्जाम्पल के लिए एक और बात बताता हूँ कि जैसे 9 ग्राम जल है, तो 9 ग्राम जल है तो उसमें क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 1:8 के अनुपात में होगा, ठीक है। अगली बात समझिए, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत बोलते हैं कि 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। इस इंसान को कभी मत भूलना, केमिस्ट्री में भाई साहब बहुत प्रांगत इनको हासिल है और हर जगह ये टपकते रहेंगे। तो जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। क्या है परमाणु सिद्धांत, एक सरल सी भाषा में आपको बताता हुआ चलूं। इस सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात नियम को युक्त व्याख्या की है। इसका मतलब जॉन डाल्टन जब परमाणु का सिद्धांत दिए तो ये जो दोनों नियम आपने पढ़ा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों की प्रामाणिकता को इसने प्रमाणित किया। इसने बताया आकर जॉन डाल्टन ने कि ये जो दोनों बातें कही गई थी बिल्कुल सत्य है। साथ साथ इनके आधार पर बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जॉन डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें होती है। सबसे पहले इन जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं, ठीक है। और उसी सूक्ष्म कण को आप क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी देखेंगे कहीं पे सूक्ष्म कण, न्यूनतम सूक्ष्म कण, जो सबसे छोटा सूक्ष्म कण होगा, उसे आप क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, ठीक है। परमाणु का कुछ सिद्धांत है, उसको समझिए। 5 सिद्धांत मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक एक करके बारी बारी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली बात बोल रहा है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित है। इसका मतलब जितना भी द्रव्य का मतलब आप मैटर कह सकते हो, पदार्थ कह सकते हो, तो जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे किसी से बने हुए हैं, परमाणु से बने हुए हैं। क्लियर। इसका मतलब किसी भी चीज की इकाई क्या होगा, परमाणु होगा। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है, भवन बनता है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जनरली उसकी यूनिट क्या होती है, ईंट होते हैं। परमाणु, दूसरी बात क्या बता रहा हूं, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इसका मतलब परमाणु को काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए बोल रहा है ये अविभाज्य है, ठीक है। अगली बात, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि तत्व एक प्योर फॉर्म में होने वाला पदार्थ है। तो इसी वजह से क्या बोल रहा है कि सभी परमाणु का द्रव्यमान भी और उसका रासायनिक गुणधर्म भी हमेशा समान होगा,
ठीक है। अगली बात देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब देखेंगे अलग अलग तत्वों के परमाणु का भार और द्रव्यमान जो भी कह लीजिए दोनों अलग अलग होगा। अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल देके मैं बता ही रहा था कि देखिए सबका, किसी का परमाणु द्रव्यमान अगर समान है तो बता दीजिए, ठीक है। अगली बात देखिएगा, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अभी बता ही रहा था कि अगर H2O एक यौगिक है और इसका निर्माण हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन भी है, साथ साथ ऑक्सीजन भी है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक यौगिक बना, उसी को बोल रहे हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करेंगे तो एक यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक, आप ये सारी चीज़ें जानते भी हैं पहले से, फिर भी। अब अगली बात है परमाणु क्या है। देखिए सबसे पहले एक बात बता दूं, विश्व परमाणुओं से ही बना हुआ है। विश्व का कुछ भी अगर चीज को आप उठा लेंगे सब में आप देखेंगे परमाणु ही है। अगली बात, सभी द्रव्यों, मतलब जो आपका मैटर्स होगा, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होता है? परमाणु होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, मानव शरीर के जो रचनात्मक इकाई है उसको कोशिका कहते हैं, उसी तरीके से। अगली बात, कितने बड़े होते हैं। देखिए इसका त्रिज्या को अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो हमेशा क्या होगा? नैनोमीटर में होगा, ठीक है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ये आप याद भी रखिएगा, कल भी बता रहा था। नेक्स्ट चीज, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। देखते होंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में 100 से ज़्यादा तत्व है आज के टाइम में, और सबका जो नाम दिया हुआ है, उसका जो सिंबल लिया गया है वो अलग अलग है। किस आधार पर उस सिंबल को लिया गया, ठीक है। बाकायदा पीरियोडिक टेबल हम जब पढ़ेंगे तब तो हम देखेंगे ही कि किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ऐसे ही नहीं हुआ कि किसी को उठा के कहीं भी प्रतिस्थापित कर दिया गया, रख दिया गया। उसके पीछे बड़ी लॉजिक है। हम एक एक करके जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इसका नामांकन कैसे किया गया है, नामकरण कैसे किया गया है। अब इस चीज को अगर समझिएगा तो मैं कुछ आयाम लेने की कोशिश किया हूँ। जैसे पहला, प्रारंभ में कुछ तत्वों का नाम उसकी उत्पत्ति के आधार पर दे दिया गया कि उत्पत्ति कहां से हुआ, उसी जगह से उसका नाम दिया गया। जैसे आप देखे होंगे कॉपर सबसे पहले मिला साइप्रस में, ठीक है। तो आप बोलते हो ना क्यूपरस कॉपर को, तो यही इसी से रिलेटेड है कॉपर। दूसरी बात बोल रहा है कि कुछ तत्वों का नाम उसके विशिष्ट रंगों के आधार पर ले लिया गया। जैसे गोल्ड का मतलब होता है पीला रंग बोलते हैं उसको, तो इसको नाम के आधार पे ऑप्ट कर लिया गया है, ठीक है। हालांकि इसका सिंबल देखेंगे तो आपको मिलेगा AU। और हम कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर से मिलाकर बना दिया गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक, तो जिंक में देखेंगे पहला अक्षर क्या है? ये बड़ा होगा, और दूसरा अक्षर क्या है? छोटा है। सेम चीज क्लोरीन के साथ देखेंगे तो C बड़ा कैपिटल है, लेकिन L क्या है? स्मॉल है। समझ पा रहे हैं ये बात? तो इस तरह से भी किसी का नामकरण किया गया है। और साथ साथ अगर अंतिम बात बताऊं आपको, तो आजकल देखते हैं IUPAC, क्या बोला मैं? IUPAC द्वारा तत्वों के नामों को स्वीकृति दी जाती है। इसका मतलब ये संस्थान है जो अब अलग अलग खोजी जाने वाले नए तत्वों का नामकरण करने की जिम्मेदारी रखता है। क्या है ये संस्था? देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है IUPAC में A क्या है, C क्या है या P क्या है, ऐसा सवाल पूछता रहते हैं। तो फिर भी इन चीज़ों को आप आराम से समझिएगा। और आगे जो आने वाला टॉपिक है उसमें आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल, अर्थात अणु क्या होता है, साथ साथ मोल कंसेप्ट। इसका मतलब मोल क्या है, एवोगाद्रो नंबर क्या है। एवोगाद्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये चैप्टर का एक पार्ट जो था वो अभी फिलहाल समाप्त होता है। और मैं आपसे फिर कह लेता हूँ एक बार कि जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल में, आप जाइए, हर एक सेक्शन का, हर एक सब्जेक्ट का मैं सिलसिलेवार ढंग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ। बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो जितने भी वीडियो मैंने बनाए उसका बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। आप उसे देखिए, आनंद लीजिए। काफ़ी गुणवत्तापूर्ण वीडियोज़ हैं और काफ़ी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में सहायक होंगे। साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरे दोस्तों को, परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे मुझे भी खुशी होगी उस बात से, ठीक है। धन्यवाद।